हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट करा था जिसका नाम था साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। जो प्रीएम्बल होता है वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है और प्रीफेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि हम कोई भी किताब खरीदते हैं, माना कि हमने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत थी, ये किताब हम खरीद के लाए, तो जो इसका पहला पेज होगा तो उसमें किताब का एक इंडेक्स होगा जिसमें किताब के टोटल चैप्टर्स लिखे होंगे और ये लिखा होगा कि किस किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो किताब होती है वो पूरे के पूरे किताब का जो इंडेक्स होता है वो पूरी किताब को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, उनके इंग्रेडिएंट्स बताता है कि इस किताब के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से जो संविधान होते हैं उनके पहले पेज पे प्रीएम्बल लिखा होता है। प्रीएम्बल उस संविधान के नेचर को दर्शाता है कि ये संविधान एक तरीके से किस नेचर का है। यानी कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका जो प्रीएम्बल होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि ये जो संविधान है ये जिस देश का है वो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो प्रीएम्बल एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको एक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला देश जिसने प्रीएम्बल को बनाया था वो था अमेरिका। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला संविधान था जिसमें प्रीएम्बल देखा गया था। उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने अपने अपने तरीके से इसको फॉलो करा था और हमारे देश ने, इंडिया ने भी इसको अपने तरीके से फॉलो करा। एक ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था N.A. पालखीवाला। इन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया था। अगर आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, तो N.A. पालखीवाला इसका आंसर होगा। हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस है? हमारा संविधान का जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने एम लक्ष्मीकांत के ही सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? जब 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास करा था जिसमें ये बोला था कि जब हमारा देश का संविधान आगे जाकर बनेगा तो वो किस किस चीज़ों के ऊपर बेस होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने सोवरेनिटी, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया था कि इस तरीके की चीज़ें हमारे संविधान में होंगी। वो एक जस्टिस के ऊपर, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगा। हर तरीके की चीज़ जो आज हमारे प्रीएम्बल में पाई जाती हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। और ये कब पास किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पास करा था। बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोट करके। जब वोट में ये चीज़ें पास हो गई थी तो इसको ही अडॉप्ट कर लिया गया। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, जो उसका मॉडिफाई करके उसी चीज़ को लिख रखा है एक तरीके से और हमारा प्रीएम्बल बना रखा है। आज के टाइम पे जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उस वक्त नहीं हुआ करती थी। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान का संशोधन हुआ था 42वां 1976 में। इस दौर में, इस पीरियड में इमरजेंसी लगी हुई थी हमारे देश के ऊपर, तो फिर चीज़ें इधर उधर बहुत अफरा तफरी हो रखी थी और चीज़ें बहुत होच पोच हो गई थी, चीज़ें बहुत गलत चल रही थी हमारे देश में। तब एकदम से 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इस वाले अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे देश के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। हालांकि इन तीनों को जोड़ने से काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमारा देश पहले भी इन चीज़ों को फॉलो करता आ रहा है। पहले भी हमारा देश सोशलिस्ट टेंडेंसी को फॉलो कर रहा है, सेक्युलर हमारा स्टेट है और इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें पहले से भी फॉलो होती आ रही हैं। तो अचानक से ये प्रीएम्बल में जोड़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हाँ, फिर भी ये सब चीज़ें जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट के जो बेसिक
कीवर्ड्स हैं वो पहले मैं बताता हूँ। पहले जो मैंने इमेज लगा रखी है ये है हमारे प्रियम्बल, जो असली प्रियम्बल है जो कि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके कीवर्ड्स हैं वो ये हैं: सोवरिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। ये मेन कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल के। हालांकि जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा हुआ है: वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस भी कितने टाइप के हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। हालांकि ये अलग अलग टाइप के जस्टिस हैं। ये सब चीज़ें ना अलग अलग कीवर्ड्स को अब अगले स्लाइड में एक्सप्लेन की जाएंगी, तो अभी एकदम से इतना हाइपर नहीं होने की ज़रूरत। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, प्रोमोटिंग अमोंग देम, हर किसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, और आगे जाकर लिखा गया फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, ये 26 day of November 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारे देश के संविधान के ऊपर सिग्नेचर करे गए थे। तो ये डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है। ऑन दी 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रखी हैं। तो अब ये कीवर्ड्स हैं कुछ हमारे जो संविधान है उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो हम एक एक करके हम आगे समझेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब यहाँ पर हम कीवर्ड शुरू करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं प्रियम्बल के। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे प्रियम्बल में। सबसे पहले, प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कहता है जो संविधान है इंडिया का उसमें जो अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोगों से ही उस चीज़ को अथॉरिटी मिल रही है। क्योंकि जब हमने प्रियम्बल की पहली लाइन ही पढ़ी थी तो वो थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो संविधान की जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है, वो इंडिया के लोगों से है। वो कोई और पावर उसको क्रिएट नहीं कर रही है बल्कि इंडिया के ही लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट, इंडिया एक सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, और जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन इज़ नवंबर 26, 1949। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ये सब वही कीवर्ड्स हैं और वही डेट है ये, लेकिन हाँ इनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं हमारे संविधान का। अब जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की वो है एक एक करके इन कीवर्ड्स को समझना, ताकि जब ये चैप्टर ख़त्म हो तो हमारे जहन में प्रियम्बल इतने अच्छी तरीके से बस जाए कि हमको पूरा पता रहे कि प्रियम्बल एक्चुअली हमारा संविधान है किस चीज़ के ऊपर बेस और हमारा प्रियम्बल कहना क्या चाहता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड सोवरीन। सोवरीन का मतलब होता है किसी और देश का हमारे देश में इंटरफेयर नहीं होना या फिर हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम किसी की परमिशन लेते हैं या फिर बिना परमिशन के नहीं कर सकते तो हम सोवरीन नहीं हैं। जैसे कि कुछ भी काम हो, अगर मेरे को इस एक ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं खुद से नहीं ले सकता क्योंकि मैं डिपेंड होता हूँ अपनी हायर अथॉरिटी के ऊपर। तो हम सोवरीन नहीं हैं उस तरीके से। हमारे देश के कॉन्सेप्ट में जो सोवरीन का मतलब ये है कि इंडिया नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनेंसी ऑफ एनी अदर नेशन, मतलब इंडिया ना तो किसी दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंड है। डिपेंड का मतलब क्या है कि फुल्ली डिपेंड। जैसे कि हमारे देश में जो ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पे इंडिया पूरा का पूरा डिपेंड था, कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता था, इंडिया के हाथ में कोई भी पावर नहीं थी, तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी। तो अब हमारा देश डिपेंडेंट नहीं है। और डोमिनेंसी क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जिसके ऊपर कब्ज़ा तो कर रखा था लेकिन उनको सेल्फ रूल दे रखा था। मतलब तुम रूल करो, जो तुम्हारे देश के इंटरनल अफेयर्स हैं, अंदरूनी आंतरिक मुद्दे हैं, उस पर तुम कोई भी काम करो, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन से पूछो, ब्रिटिशर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं
उसको तुम नहीं कर सकते, उसमें तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डोमिनेंसी, एक तरीके से सेल्फ रूल। जितनी भी कॉलोनीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, बहुत सी बिल्कुल डिपेंडेंट थी, जैसे कि हमारा इंडिया एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एकदम डिपेंडेंसी फॉलो कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनको डोमिनेंसी मिली हुई थी, मतलब उनका सेल्फ रूल था, लेकिन कुछ मुद्दे थे जिस पर वो अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर सकते। जब इंडिया के लोग थे, उन्होंने भी सबसे पहले सेल्फ रूल की डिमांड करी थी, एकदम से इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करी थी बाद में, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस की डिमांड करी तो वो इंडिपेंडेंस मिल भी गया। वरना अगर सेल्फ रूल से ही खुश हो जाते तो वो आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं का गुलाम ही रहता। अब इंडिया कोई भी अफेयर्स कंडक्ट कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उनको किसी बाहर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने दम पे कोई भी मुद्दे पे बातें कर सकता है। अब वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं खुद के ऊपर। इट्स कंटिन्यूएशन इन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक तरीके से क्या है? कॉमनवेल्थ उन लोगों का ग्रुप है, उन देशों का ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आए हैं, कॉलोनीज़ बनी हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन देशों पे राज करा है, उन ग्रुप को, उन देशों को ग्रुप के बोलते हैं कॉमनवेल्थ। और उस ग्रुप का जो हेड है वो ब्रिटेन है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसका हेड करती है, और बाकी जितने भी देश हैं वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज़ाद हैं, हमने शपथ ली है, हमने अपना संविधान बना रहे हैं, तो अब हमें क्या दिक्कत है? हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा सिर्फ इस तरीके से रह सकते हैं कि एक दोस्ती के नाते, कि और देश हैं हम उनसे दोस्ती बना के रखें। तो उस चीज़, उस वाले वे में अगर हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमनवेल्थ की वजह से हमारा देश फिर से गुलाम नहीं हो सकता। इस वजह से नेहरू जी ने बोला कि हम कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको नहीं छोड़ेंगे, वो हम बनाए रखेंगे, क्योंकि उससे हमको परेशानी नहीं है। हालांकि कुछ लोग थे जो उस टाइम पे एजुकेशन लेवल इतना तो था नहीं, कुछ लोग डर रहे थे कि भाई ये कॉमनवेल्थ के आ गए इतनी मुश्किल से, तो हमको आज़ादी मिली है, अब ये नई चीज़ आ गई कि कॉमनवेल्थ का हमारा देश हिस्सा है, हमको नहीं रहना चाहिए। हालांकि नेहरू जी ने उनको समझाया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से हम लोग कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। आज भी देखो कॉमनवेल्थ के जो नेशंस है वो साथ हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें दिखता है कि कॉमनवेल्थ आज भी है, ये उसका फ्लैग है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का भी हिस्सा रहा था। 1945 में इंडिया यूएनओ का हिस्सा बन गया था, तो इन्होंने कंटिन्यू रखा यूएनओ की सदस्यता, हमारे देश ने कंटिन्यू रखी, मतलब इसको नहीं छोड़ी, क्योंकि इससे उनको किसी भी तरीके का ख़तरा नहीं लग रहा था। हालांकि अपोजिशंस मिलते गए थे, लेकिन उससे किसी भी तरीके की चीज़ें दिक्कत वाली नहीं आई, और आज भी देखो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश की जो रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद सोशलिस्टिक टेंडेंसी क्या कहती है? इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो देश है वो फॉलो कर रहा था सोशल टेंडेंसी, यानी कि जो पैसा है, जो देश की संपत्ति है, वो हर किसी के पास बराबर बराबर जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अमीर है तो वो ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है तो वो गरीब का गरीब है। जो देश का पैसा है वो हर किसी के पास बराबर बराबर बटेगा, इस तरीके की टेंडेंसी को फॉलो कर रहा था। हालांकि हमारे देश में का जो संविधान था उसके प्रीएम्बल में ऐसा कोई वर्ड अभी तक मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन ये सब चीज़ें ऑलरेडी फॉलो हो रही थी। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो मालदार थे, ज़मींदार थे, उनके पास इतनी ज़मीन थी जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन जो गरीब थे उनके पास इतना कम पैसा था कि उनके पास अपना घर तक नहीं था। तो एक पैसों के मामले में इक्वलिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो ऑलरेडी सोशलिस्टिक जो फ्लेवर है उसको फॉलो कर रहे थे, मतलब सोशलिस्टिक वाला जो एक फ्लेवर होता है वो सब चीज़ें अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन ये वर्ड सोशलिज़्म हमारे प्रीएम्बल में या फिर कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया था। तो अवध सेशन था, अवधि सेशन 1955 में कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा, एक एडोप्ट करा एक रेजोल्यूशन जिसमें सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाने की बातें करी, और उसके बाद इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसको हमारे देश के संविधान में जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इस वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया। लेकिन हाँ, अब सोशलिस्ट के भी अलग अलग तरीके थे, जैसे कि हमारा जो ब्रांड था, इंडियन ब्रांड था सोशलिज़म का, वो था डेमोक्रेटिक सोशलिज़म, और जो बाकी कई देश थे वो एक कम्युनलिज़म सोशलिज़म फॉलो कर रहे थे। डेमोक्रेटिक सोशलिज़म क्या है? जो डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है वो है जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमारे देश की,
न्यूक्लियर वगैरह हो गया और जो आर्मी वगैरह हो गई, वो जो है वो गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी। उसमें प्राइवेट कोई भी पार्टी आकर उस चीज़ को नहीं देख सकती। लेकिन जो कम्युनलिज़म सोशलिज़म है, उसमें टोटल हर चीज़ ही गवर्नमेंट के अंडर में होगी। हमारे देश का जो सोशलिज़म था वो थोड़ा सा मिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा था कि मतलब जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको प्राइवेट पार्टी भी, प्राइवेट कंपनी भी आकर उसको चला सकती है, तो फिर उसमें प्राइवेट कंपनी उस चीज़ को हैंडल करी थी। लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम प्राइवेट कंपनी को एंटर नहीं करने दे सकते, जैसे न्यूक्लियर वगैरह हो गए, न्यूक्लियर वेपन हो गया, आर्मी वगैरह हो गए, ये टैंक्स वगैरह बनने का हो गया। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी थी 1991 की, उसने हमारे देश में सोशलिज़म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। सोशलिज़म बहुत ज़्यादा अब पीक पर पहुंच गया था, डाइल्यूट कर दिया गया था सोशलिज़म को। उसके बाद बातें करते हैं हम सेक्युलर की। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारा देश किसी भी एक रिलीजन को अपना मेन रिलीजन नहीं मानेगा, किसी भी एक रिलीजन को हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगा, हर रिलीजन को इक्वलिटी देगा, हर रिलीजन को इक्वल मान्यता देगा। कोई भी एक रिलीजन हमारे देश का रिलीजन नहीं होगा। ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 में हमारे देश के प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वन रिलीजन, किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, और जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी कि ये करो ये नहीं करो, हर किसी को अपना अधिकार देगी कि वो जो चाहे उस रिलीजन को फॉलो करे और किसी भी तरीके से वो करे। हालांकि बस एक है कि वो दूसरे रिलीजन को क्लैश नहीं करना चाहिए। मतलब कोई एक रिलीजन कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेगी दूसरे रिलीजन पर कुछ उस चीज़ से दिक्कत आए, उस केस में गवर्नमेंट या फिर स्टेट उस चीज़ में इंटरफेयर कर सकती है। 3 टाइप की कंट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले एथिस्टिक, मतलब वो किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करती। दूसरी थियोक्रेटिक, मतलब ये है कि जो एक रिलीजन को मान्यता देती हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ होती हैं, पाकिस्तान हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई। और एक है सेक्युलर, जिसमें कितने भी रिलीजन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसी भी एक रिलीजन को मानेंगे नहीं। मतलब हर रिलीजन उनके लिए एक ही इम्पोर्टेंस करेगा। इस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं एक सेक्युलर स्टेट। तो हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है, हम किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते। हमारे लिए हर रिलीजन बराबर है, हर रिलीजन को इक्वल मान्यता दे रखी है हमने। तो ये हमारे देश में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है। फ़िलहाल आज के लिए इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।